हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हैं आप? आज मैं फिर से बीएससी सेकेंड ईयर के लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेके आई हूँ, एनाबोलस ग्रोथ। ठीक है, एनाबोलस ग्रोथ का मतलब हिंदी में होता है असामान्य वृद्धि या असामान्य वृद्धि, यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन, जो कि नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो एनामोलस नॉर्मल कंडीशन में अगर हमें पता है कि सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, फिर उसके अंदर कॉर्टेक्स होता है, उसके बाद में उसमें आपके एंडोडर्मिस आ जाती है, फिर पेरिसाइकिल हो जाती है, फिर उसके अंदर वेस्कुलर स्ट्रक्चर आते हैं। तो एनाटॉमी अगर हम किसी भी स्टेम की या रूट की देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो होती है कि बाहर एपिडर्मिस है, उसके बाद कॉर्टेक्स है, उसके बाद एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकिल है और फिर वेस्कुलर सिलेंडर्स यानी कि जाइलम और फ्लोएम आते हैं। ठीक है, अगर इनसे हट के अगर किसी भी तने में या किसी जड़ में असामान्य वृद्धि या असामान्यता दिखाई दे तो उसे हम कहते हैं एनामोलस स्ट्रक्चर या एनामोलस ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहले जो प्राइमरी एनामोलस, अब ये दो तरह की हो सकती है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक असामान्य वृद्धि और द्वितीयक असामान्य वृद्धि। जो प्राथमिक असामान्य वृद्धि है वो ऐसा होता है कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ से पहले, यानी कि द्वितीयक वृद्धि हो या द्वितीयक वृद्धि से पहले ही शुरू से उसमें असामान्य कंडीशन है, असामान्य वृद्धि है और असामान्य स्ट्रक्चर ही है, यानी कि उसमें कोई द्वितीयक वृद्धि नहीं हुई है, उससे पहले से, जब से वो बना है, जब से वो ग्रो किया है, तब से उसके अंदर प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और एक होती है सेकेंडरी एनामोलस स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो कोई एनामोलस नहीं था, असामान्यता नहीं थी, लेकिन द्वितीयक वृद्धि के बाद, है ना, उसमें असंगत संरचनाएं बन गई, असामान्य वृद्धि हो गई, इसे बोलते हैं हम सेकेंडरी एनामोलस स्ट्रक्चर, यानी कि द्वितीयक असामान्य वृद्धि या द्वितीयक असंगतता। ठीक है, जो प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर्स हैं यानी कि प्राथमिक असंगतता हैं, वो उसके भी कई प्रकार हम बता रहे हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं असंगतताएं, किस किस में हो सकती है ना। तो पहला है डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट के अंदर स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए। हमें पता है कि जो डाइकॉट का तना होता है उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम रिंग में होते हैं, लेकिन रिंग में ना होके अगर बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल मिले तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर इन डाइकॉट। उसके उदाहरण है पाइपर और पिप्रोमिया, पाइपर एंड पिप्रोमिया। ठीक है, अब हमें पता है नॉर्मल सामान्य तरीके से मोनोकॉट के अंदर वेस्कुलर बंडल तने में बिखरे हुए होते हैं, लेकिन असामान्यता क्या हो गई कि ये वेस्कुलर बंडल रिंग में प्रेजेंट हो, यानी कि रिंग में हो, गोले में हो। तो वो किस में हो सकते हैं? वीट, जौ एंड जेई। उदाहरण क्या है इसके? वीट यानी गेहूँ, जौ, जेई। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है मेडुलरी वेस्कुलर बंडल। नॉर्मली हम जानते हैं कि वेस्कुलर बंडल के अंदर पित्त होता है, बीच में मध्य में पित्त या मज्जा होती है। ठीक है, लेकिन अगर पित्त और मज्जा में वेस्कुलर बंडल पाए जाएं तो वो किस में हो सकते हैं? बोहराविया, एक्राइंथस और बोगनविलिया। क्या क्या उदाहरण है? बोहराविया, एक्राइंथस एंड बोगनविलिया। नेक्स्ट है कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट हो, यानी कि एक तरह की ये ऐसी असंगतता है कि हम जानते हैं कि कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और फिर वेस्कुलर बंडल आते हैं, लेकिन अगर कॉर्टेक्स में ही वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो किस किस में है? उदाहरण है उसके निक्टेंथिस और कैजुराइना, कैजुराइना एंड निक्टेंथिस। उसके बाद में है इंटरजाइलरी फ्लोएम, इंटरजाइलरी फ्लोएम यानी कि जाइलम के अंदर ही फ्लोएम प्रेजेंट है। ठीक है, बीच बीच में। वो किस में है? ट्यूनिका ग्रेनेटम, साल्विडोरा, कैलोट्रोपिस एंड लेप्टिडिनिया। ट्यूनिका ग्रेनेटम यानी अनार, लेप्टिडिनिया यानी खीप, कैलोट्रोपिस यानी कि आँख और साल्विडोरा यानी कि पीलू जो हम खाते हैं, साल्विडोरा जाल जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो उसका प्लांट। ठीक है, उसके बाद है पॉलीस्टिलिक कंडीशन। पॉलीस्टिलिक कंडीशन मतलब एक से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टील प्रेजेंट हैं, तो वो किस में हो सकता है? निम्फिया में। ठीक, अब आ जाते हैं सेकेंडरी एनामोलस स्ट्रक्चर पे। जो द्वितीयक असामान्य वृद्धि है उसके बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं कि पादप में दो कारण से असंगत संरचनाएं बन सकती हैं। हेबलैंड के अनुसार, हेबलैंड ने 1940 में बताया कि पादप में असंगतता का दो कारण हो सकता है। एक तो होता है इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, यानी कि वो जिस एरिया में रह रहा है उसका, वहाँ का जो इकोलॉजी है, वहाँ का जो मौसम है, उसको अडेप्ट करने के लिए प्लांट के अंदर असंगतताएँ बन जाती हैं।
और दूसरा ये होता है कि रूट में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, रूट में स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी कभी कभी द्वितीयक असंगतताएं बन जाती हैं। ठीक है, जो नॉन अडेप्टिव सेकेंडरी एनामस स्ट्रक्चर हैं वो कभी कभी, यानी कि एक तो अडेप्टेशन की वजह से हो सकती है कि भाई इकोलॉजिकल अडेप्टेशन उसको करना है, पारिस्थितिकी अनुकूलन के लिए द्वितीयक असंगतताएं बन गई, लेकिन अगर पारिस्थितिकी अनुकूलन नहीं हो रहा है, फिर भी असंगतताएं हो रही हैं, तो इसका एक और कारण हो सकता है कैम्बियम की एक्टिविटी, यानी जो एधा होती है उसकी एक्टिविटी, एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से भी कभी कभी द्वितीयक असंगतताएं आ जाती हैं। ठीक है, यह हबल ने बताया था। उसके बाद कटर ने 1971 में ये बताया था कि जो एबनॉर्मल ग्रोथ है या जो असामान्य वृद्धि है उसके 3 कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? नॉर्मल पोजीशन ऑफ कैम्बियम तो अपनी, यानी एधा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है, बट एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ दिस कैम्बियम, एधा की पोजीशन सही है पर उसका जो व्यवहार है वो असंगत है। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ कैम्बियम, यानी कि कैम्बियम बिहेव तो नॉर्मल कर रही है, सामान्य तरीके से व्यवहार कर रही है, लेकिन उसकी जगह या उसकी जो पोजीशन है या जो उसकी स्थिति है वो ही गलत है, वो ही असामान्य है। ठीक है, और दूसरा ये हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ एसेसरी कैम्बियम स्ट्रिप्स, यानी कि एधा के अतिरिक्त एधा का निर्माण। ठीक है, तो अतिरिक्त एधा के निर्माण से भी असंगतताएं आ सकती हैं। ठीक है, अब एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ जो है, द्वितीयक असंगतताएं हैं, वो किस किस पे निर्भर करेगी? पहला, उसकी जो कारक हैं वो कौन कौन से कारक हो सकते हैं? पहला कारक है कैम्बियम की एक्टिविटी। कैम्बियम की एक्टिविटी सही है, यानी उसका व्यवहार सही है, वो सही तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू, यानी कि जो द्वितीयक टिश्यू हैं, द्वितीयक हम जैसे उत्तक हैं, द्वितीयक उत्तक हैं जैसे जाइलम फ्लोएम है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, उस पर भी द्वितीयक असंगतता निर्भर करती है। ठीक है, अब इसमें भी जैसे प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर्स थी, उसमें भी सेकेंडरी एनामोलस स्ट्रक्चर्स में भी, जैसे डाइकोट स्टेम में पहला उदाहरण हो सकता है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम नॉर्मल है, उसका बिहेवियर एबनॉर्मल है। दूसरा, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ एबनॉर्मल कैम्बियम भी एबनॉर्मल है, उसका बिहेवियर भी एबनॉर्मल है। तीसरा रीज़न हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ एसेसरी कैम्बियम स्ट्रिप्स, अतिरिक्त एधा का बनना। दूसरा, चौथा हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरजाइलरी फ्लोएम के अंदर जाइलम का बनना। ठीक है, और दूसरा हो सकता है इंटरजाइलरी कॉर्क, जाइलम के अंदर कॉर्क का बनना। तो जाइलम के अंदर फ्लोएम का बनना, जाइलम के अंदर कॉर्क का बनना, ये सारे जो 5 तरह से इसके अंदर द्वितीयक असामान्य वृद्धि हो सकती है। ठीक है, अब हम अगर उदाहरण के लिए अब एक हम उदाहरण लेते हुए चलेंगे और इसको समझेंगे कि कैसे कैसे जो असामान्यता है वो आ जाती है। ठीक है, सबसे पहला हम ले रहे हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल कैम्बियम, यानी कि कैम्बियम नॉर्मल है पर उसका जो बिहेवियर है वो सही नहीं है। बिहेवियर सही नहीं है अर्थात वो जो उत्तक बना रही है वो सही नहीं बना रही है। कैसे? जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होती है वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, यानी कि जो फेसिकुलर कैम्बियम्स होती हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, उसका क्या काम होता है? जाइलम बनाना, सेकेंडरी जाइलम बनाना और सेकेंडरी फ्लोएम बनाना। यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच की जो कैम्बियम होती है ना, उसे बोलते, उसके बीच की जो कैम्बियम होती है, जाइलम के बीच की कैम्बियम, उसे बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है ना, ये जैसे देखिए आप, जाइलम और फ्लोएम के बीच की जो कैम्बियम है, जाइलम और फ्लोएम के बीच की जो कैम्बियम है उसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और दो वेस्कुलर बंडल के जो बीच की कैम्बियम होती है उसे बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, पहले बात समझिए, 2 तरह की कैम्बियम होती है। कैम्बियम रिंग जो होती है ना, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग होती है। ठीक है, ये 2 तरह की होती है। अगर जाइलम फ्लोएम के बीच की कैम्बियम है तो उसे बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और अगर 2 वेस्कुलर बंडल यानी कि 2 जाइलम और 2 फ्लोएम के बीच की कैम्बियम है उसे बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है वो मृदुतक बनाती है, और जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होती है वो जाइलम और फ्लोएम बनाती है। ठीक है, और अगर इंटरफेसिकुलर जो कैम्बियम होती है वो क्या करती है, इसका नाम मृदुतक बनाना होता है, लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी मेडुलरी रेज बनाती है, बड़ी बड़ी लार्ज मेडुलरी रेज बनाती है, और जिसकी वजह से जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं 2, उनकी बीच की गैप जो होती है वो बढ़ जाती है। उनकी बीच की गैप बढ़ने से क्या होता है कि जो कैम्बियम तो नॉर्मल थी पर उसका बिहेवियर क्या हो गया, एबनॉर्मल।
असंगतता आ गई। उदाहरण के लिए वाइटिस एंड एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया में क्या होता है कि इतनी बड़ी बड़ी मेडुलरी रीज बनती हैं कि जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उसका शेप चेंज हो जाता है, फैन शेप हो जाता है, यानी कि पंखी नुमा हो जाता है। ठीक है ना। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पित्त का क्षेत्र या मेडुला का क्षेत्र बढ़ रहा है, इनलार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारे जो शेप है जाइलम फ्लोएम की वो चेंज हो जाती है। ठीक है। दूसरा हम उदाहरण एक ले सकते हैं कि कैम्बियम तो नॉर्मल थी पर उसका बिहेवियर एबनॉर्मल था, तो उसका उदाहरण एक और है बहुनिया रूबिजेनेसिस। बहुनिया में क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में तो कैम्बियम राउंड होती है, लेकिन कैम्बियम क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है बाद में। ठीक है ना। कैम्बियम फोल्ड होने की वजह से क्या होता है कि सेकेंडरी जाइलम अधिक बनने लग जाता है, और फोल्डेड रीजन के बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम भी अधिक बनने लग जाता है। अधिक बनने की वजह से क्या होता है कि शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है, फैन शेप की हो जाते हैं ये वेस्कुलर बंडल। ठीक है ना। एक और बहुनिया स्पीशीज़ हैं, बहुनिया रूबिजेनेसिस में तो इस तरह से होता है, और बहुनिया की एक और स्पीशीज़ एक प्रजाति है जिसमें कैम्बियम एबनॉर्मल हो जाती है और रिबिन के जैसे हो जाती है, रिबिन के समान, है ना, रिबिन के समान हो जाती है, और जहाँ रिबिन की जो रिबिन शेप होती है ना वहाँ पे सेकेंडरी जाइलम बनने लग जाता है। ठीक है, अतिरिक्त सेकेंडरी जाइलम बनने लग जाता है। एक और उदाहरण कैसे हम समझ सकते हैं, वो उदाहरण है बिग्नोनिया का। बिग्नोनिया जो होता है वो बिग्नोनिएसी फैमिली का मेंबर है। इसमें भी सेम ऐसा ही होता है। इसमें क्या होता है कि कैम्बियम नॉर्मल है, ठीक है, रिंग है, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बना रही है और बाहर की तरफ फ्लोएम बना रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सेकेंडरी जाइलम जो है ना वो बहुत अत्यधिक मात्रा में बनाती है। अत्यधिक मात्रा में बनाने से क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम 4 जगह से कट जाता है। कट जाने की वजह से वो वेज शेप यानी कि वेज शेप में दिखाई देने लगता है, और वेज शेप को मेंटेन करने के लिए फिर उसमें स्क्लेरेनकाइमा की बार्स आ जाती है, बार्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आ जाती है। और सेकेंडरी फ्लोएम तो पैरेन्काइमेटस का होता है, लेकिन जो बार्स बन जाती हैं बीच बीच में, उसको जाइलम को और फ्लोएम को संभालने के लिए वो किसकी होती है, दृढ़ोत्तक की बार्स आ जाती है। दृढ़ोत्तक की वैसे छड़ के समान दृढ़ोत्तक हो जाते हैं, और अंदर की तरफ अत्यधिक मात्रा में जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम बन जाता है। ठीक है ना। तो ये सारे जो सारे उदाहरण थे वो किसके थे कि आपका जो रिंग है, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल कैम्बियम। कैम्बियम सही थी पर उसका बिहेवियर जो था, पोजीशन सही थी कैम्बियम की, बट उसका जो व्यवहार था वो सही नहीं था, जिसकी वजह से ये सब असंगतताएँ आती है। ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपको बताऊंगी एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ एबनॉर्मल कैम्बियम, यानी कि कैम्बियम भी एबनॉर्मल है, उसका बिहेवियर भी एबनॉर्मल है। ठीक है, थैंक यू।